एस निकेतन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए 1.2 अभ्यास के लेकर के सवाल आए हैं। दूसरे नंबर की सवाल है वास्तविक संख्याएं। आपके सामने लिखा दिखाई दे रहा होगा। 2 नंबर के सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म में युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो पहले नंबर की सवाल क्या है? पहले नंबर की सवाल है 26 और 91। 26 और 91 का क्या निकालना है हमें? एलसीएम और एचसीएम। तो पहले नंबर की सवाल देखते हैं। यहाँ पर 26 और 91, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर हम हिंदी सहित लेकर के चलेंगे। हिंदी को समझते चलना है और जहाँ जहाँ लिखते हैं जिस प्रकार से, इस प्रकार से एक सवाल में अगर समझ लेते हो तो दूसरी सवाल में भी आ जाएगी, तीसरे में भी आ जाएगी, ठीक है ना। तो 26 पहले लिखा है तो 26 का लिखेंगे और फिर उसके बाद 91 लिखा है तो फिर 91 का लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर 26 लिखा है तो 26 को लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 26 के अभाज्य, क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड। 26 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, फिर इसके बाद दूसरा लिखेंगे तथा 91 के अभाज्य गुणनखंड। 91 के अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से लिखेंगे। यदि आपको 26 का गुणनखंड नहीं आ रहा है तो यहाँ पर निकाल सकते हैं हम रफ कार्य के लिए। 26 का यहाँ पर इस तरह से हम क्या करते हैं? भाग करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि इसका क्या गुणनखंड होगा। या फिर आपको पता है तो यहाँ पर लिख सकते हो 2 गुणे 13, ठीक है ना। तो 2 गुणे 13, तो 13 दूनी कितना हो जाता है? 26। तो यहाँ पर भी अगर हम करते हैं तो देखो 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 का नाम 2, फिर 2 तिहाई 6, फिर अब ये 13 से कैंसिल होगा, ठीक है ना। तो 2 गुणे 13 यहाँ पर भी आया तो 2 गुणे 13 यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार 91 का है तो 91 का हम किस प्रकार से लिखेंगे? तो यहाँ कितना होता है? 7 गुणे 13, तो 13 सते 91। तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड हमारा होता है। तो अभाज्य गुणनखंड के बाद हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा अंक यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है ना। इसमें कौन सा अंक मिल रहा है? तो यहाँ पर हमारा वही क्या होता है? उभयनिष्ठ होता है और एचसीएफ होता है। तो यहाँ लिखेंगे अतः उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर जो यहाँ पर मिल रहा हो वही संख्या को हम यहाँ लेंगे, ठीक है ना। तो 13 मिल रहा है तो यहाँ पर उभयनिष्ठ 13 हो गया। इसलिए या फिर चूंकि एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। उसी को हम उभयनिष्ठ भी कहते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं? एचसीएफ भी कहते हैं, ठीक है ना। तो अब तो यहाँ पर एचसीएफ निकल गया। तो इसके बाद हमें क्या निकालना है? अब यहाँ पर लिखेंगे अब एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम भी हमारा इसी प्रकार से निकलता है। जो संख्या 2 बार यहाँ पर मिलती हो उसे हम एलसीएम में 1 बार लिखते हैं और बाकी सभी संख्याओं को लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, फिर इसके बाद छोटी संख्या 13 है, फिर इसके बाद दोनों में से एक 13 को लिखेंगे, बस दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब इसका जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर देखो 13 सते 91 और 91 दूना कितना होता है? 182 होता है। देखो 91 दूना कितना होता है? यहाँ पर गुणा कर सकते हैं, 7 दूनी 14 और गुणे यहाँ पर 13 भी कर सकते हैं तो भी यहाँ पर हल हो जाएगा। तो 13 चौका 52, 52 की क्या हो जाएगा? 2। फिर उसके बाद 13 का नाम 13 और 5 कितना होगा? 18 होगा। तो 182 होगा। तो यह था क्या? एलसीएम और इसके पहले क्या था? एचसीएफ निकला। तो यहाँ पर कहा क्या है? कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनखंड और दोनों क्या है? एचसीएफ और एलसीएम का दोनों का क्या होता है? गुणा। यहाँ पर दोनों को दर्शाना है। तो ये था यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ। तो इसके बाद क्या लिखेंगे? दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है, दिया है। दिया हमें क्या लिखेंगे? दोनों संख्याओं का गुणनखंड, दोनों संख्याओं का गुणनखंड या गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, इसे राइट हैंड साइड कहते हैं।
और इसे हम बायां पक्ष कहते हैं और इसे दायां पक्ष कहते हैं हिंदी में। तो अगले वाले पेज में देखते हैं। तो यहाँ जो लिखे थे हम, यहाँ पर क्या लिखे थे, दिया है हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल, और दोनों संख्याओं का गुणनफल का यहाँ पर लिखेंगे बायां पक्ष। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बायां पक्ष, ठीक है ना। बायां पक्ष में क्या लिखा गया था, दोनों संख्याओं का गुणनखंड, ठीक है ना, दोनों संख्याओं का गुणनखंड। तो दोनों संख्याओं का गुणनखंड क्या था, यहाँ पर लिखेंगे बराबर, ठीक ना। तो यहाँ लिखा था 26 और 91, ठीक है ना। 26 और 91 का जब हम यहाँ पर गुणा करते हैं, 26 से करनम 26, तो यहाँ 26 लिए कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पर लिखेंगे क्या, 26 और गुणे 9, ऐसे कर दो, ठीक है ना। और यहाँ पर यह ध्यान देना है कि दो हासिल हमको जोड़ना है, ठीक है ना। या फिर हमने एक और तरीका गुणा का बताया है कि नजदीक वाली संख्या और दूर वाली संख्या को हम हल कर सकते हैं, तो ऐसे भी हल कर सकते हो। तो हम इसी प्रकार हल कर रहे हैं। देखो 6 करनम 6 और 9 दूनी 18, और इसके बाद नजदीक संख्या और दूर संख्या को मिला देते हैं गुणा करके। तो 9 छक्का 54, 2 एकन्नम 2, 9 छक्का 54, 2 एकन्नम 2, 54 और 2 कितना हो जाता है 56। 56 में अगर यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ से 6 और हासिल 5 होगी, तो 5 यहाँ पर जुड़ जाएगी, तो 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर कितना हुआ, 2366 हुआ। तो इसके बाद अब क्या आ गया, अब आया क्या, बायां पक्ष हल हो गया। तो अब यहाँ पर लिखेंगे दायां पक्ष। क्या लिखेंगे, दायां पक्ष। यहाँ पर क्या लिखेंगे, दायां पक्ष, ठीक है ना। दायां पक्ष में क्या लिखा गया था, दायां पक्ष में लिखा गया था HCF गुणे LCM, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरह से लिखा गया था LCM, ठीक है ना। तो इसके बराबर क्या होगा, HCF कितना आया था, 13 आया था, और LCM कितना आया था, 182 आया था। जब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो देखो 13 दूना 26 की 6 हासिल 2, फिर 13 अठे 104, 13 अठे 104, और 104 में अगर हम 2 को जोड़ देते हैं तो कितना होता है, 106 हुआ। जब 106 हो जाता है तो हासिल कितनी हो गई, 10 हो गई। तो 13 करना 13 में यदि हम 10 को जोड़ देते हैं तो कितना होता है, 23। तो इस प्रकार से देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आ गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, या फिर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। दो नंबर के सवाल में कह रहा है 510 और 92, 510 और 92। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें वही हिंदी लिखना है जैसे कि इसके पहले नंबर वाले में लिखे हैं। तो पहले वाले नंबर में क्या लिखे थे, 26 लिखे थे। तो अब यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, 510 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, ठीक है ना। अब इसी तरह तथा 92 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, यदि आपको यहाँ पे 510 का गुणनखंड आता है तो लिख सकते हो, अगर नहीं आता है तो जैसे अभी हमने बताया गुणनखंड करने का आप कार्य के लिए अपना कर सकते हो। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम कर रहे हैं, देखो एक जीरो को हटाकर 2 गुणे यहाँ पर लिख रहे हैं 5, तो 5 दूना 10 और 17 तरीक 51 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो 3 यहाँ लिख देंगे, 5 यहाँ लिख देंगे और 17 यहाँ लिखेंगे। देखो 5 दूना 10, 17 तरीक 51, 51 दहम्मा कितना होता है 510। तो समझ में आ रहा है, देखो 5 दूना 10, 10 यहाँ 30 और 3 और यहाँ पर 17 का गुणा करेंगे, 17 तरीक 51, एक जीरो बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 510 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पर 92 को करना है, तो 92 को भी हम इसी तरह करते हैं। तो यहाँ पर 23 का पहाड़ा अगर आपको याद है तो 23 चौका कितना होता है 92। तो 2 गुणे इसे हम लिख सकते हैं 2 और गुणे यहाँ लिखेंगे 23। देखो 23 दूना 46 और 46 दूना कितना होगा 92 होगा। खूब आराम से यहाँ पर हम कर सकते हैं। या फिर तुम्हें क्या करना है, गुणनखंड कर लेना है वैसे विधि भाग दे करके। तो यहाँ पर दोनों का क्या निकल कर आया, अभाज्य गुणनखंड निकल के आया। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सी संख्या मिल रही है। तो इसमें देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी संख्या आपस में मिल रही है। तो 2 मिल रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः उभयनिष्ठ
यहाँ पर लिखेंगे उभय निष्ठ गुणनखंड बराबर क्या आया 2, या फिर यहाँ पर लिखेंगे चूंकि HCF बराबर 2, ठीक है ना। तो ये इतना हमारा HCF जो मिलता है वही HCF बनता है, जो नहीं मिलता है वही क्या बन जाता है, LCM बन जाता है। जो मिलता है वो भी, जो नहीं मिलता है वो भी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर LCM निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अब LCM बराबर क्या निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने बताया जो संख्या दोनों में मिले उसे एक बार लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पर हमें 2 मिला, फिर इसके बाद जब कोई संख्या नहीं मिल रही तो छोटी संख्या से क्रम से लिखते चलते हैं। तो 2 यहाँ पर है, फिर 2 के बाद 3 आया, फिर 3 के बाद क्या आया 5 आया, फिर 5 के बाद क्या आया 17 आया, और 17 के बाद फिर क्या आया 23 आया। तो यही LCM बनता है, ठीक है ना। तो इसका LCM कितना होगा देखते हैं। यहाँ पर देखो 2, यहाँ पर 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंजे 60 और 17, 17 छक्का कितना होता है 102, 17 छक्का 102, एक जीरो बढ़ा दो तो 1020 हो गया, और गुणे 23 कर दो, ठीक है ना। फिर इसका जब आपस में गुणा करते हैं तो 23 0 0 हो गया, और 23 दूना 46 हो गया। तो 23 दूना 46 पूरा लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 0 है। फिर 23 से करना 23 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या निकला, LCM निकला, ठीक है ना। तो अगर हम आपका यहाँ पर गुणा बढ़िया से तैयार है तो यहाँ पर तुम्हें आसानी से आ जाएगा, नहीं तो गुणा नहीं आएगा तो फिर समझ लो कि दिक्कत है। तो गुणा जरूर सीखो, गुणा करने का तरीका भी बताया है और गुणा करने का तरीका सिखाया भी है, आप देख सकते हैं उस वीडियो में, अगली वाली में। तो अब यहाँ पर क्या आ गया, LCM निकल कर आ गया। तो फिर आगे चलेंगे, क्या यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है। दिया है में क्या दिया है, दोनों संख्याओं का गुणनखंड, दोनों संख्याओं का गुणनखंड बराबर HCF गुणे LCM, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा यह सूत्र होता है या फार्मूला होता है। तो हम आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनखंड बराबर क्या होगा। अब यहाँ पर आगे चलेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 510 का, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा 510 गुणे 92, 510 गुणे 92। तो यहाँ पर 92 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 92 का गुणा अगर हमें नहीं आता तो हम इसे क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर तोड़ देंगे, चाहे इसे तोड़ दें चाहे इसे तोड़ दें। तो यहाँ पर लिखेंगे 510 और कोष्टक में 90 + 2 कर देंगे। समझ में आ रहा है, 90 + 2 कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग से हो जाएगा। तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। तो 9 का गुणा इसमें करते पहले 2 जीरो लिखते हैं, तो 9 का 9, 9 बचे 45, और प्लस यहाँ पर 2 से करते हैं इसमें, तो यहाँ 0 लिखेंगे तो 2 का 2, 2 पंजे 10। अब इसे जब जोड़ते हैं तो 2 जीरो के जगह पर ये दोनों अंक होगा, और 9 के जगह पर यह 0 होगा, और ये 5 और 1 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 लिखा रहेगा। तो ये था क्या, बायां पक्ष, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो ये बायां पक्ष आया। कौन सा पक्ष आया, बायां। तो यहाँ लिखे नहीं है, लिख सकते हो बायां पक्ष। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, दायां पक्ष। दायां पक्ष में क्या लिखा जाएगा, HCF गुणे LCM। तो HCF कितना आया था, HCF हमारा अभी कितना था, HCF 2 दिया था, ठीक है ना। HCF कितना आया था 2, और LCM कितना आया था 23,460 आया था, 23,460 आया था। अब जब इसका गुणा आपस में करेंगे तब क्या होगा, 2 से गुणा करेंगे 2 0 0, 2 से गुणा करेंगे 2 6 12, हासिल 1, फिर 2 चौका 8 1 9, फिर इसके बाद 2 तिहाई 6, फिर इसके बाद 2 दूना 4। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, या फिर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से 2 नंबर की सवाल समाप्त होती है। तीसरे नंबर की सवाल में क्या कह रहा है, तीसरे नंबर में भी यही करना होगा, हमको हिंदी लिखना होगा, अंकों का यहाँ पर केवल चेंजिंग किया गया है। तीसरे नंबर की सवाल है। तीसरे नंबर की सवाल में क्या कह रहा है, 336 और 54, 336 और 54।
तो यहाँ पर भी हमें वही लिखना है, 336 के अभाज्य गुणनखंड। हिंदी सभी में वही होगी जो यहाँ पर लिख रहे हैं, जितने भी सवालें इस प्रकार से रहेंगी सभी की हिंदी सेम वही रहेगी। फिर तथा 54 के अभाज्य गुणनखंड बराबर। तो 336 का गुणनखंड क्या होगा? अगर नहीं आता है तो हमने बताया था इस तरह से रफ कार्य के लिए कर सकते हो। तो देखो 2 से इसे अगर डिवाइड करेंगे, 2 1 9 2 6 12 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 8 16, फिर 2 चौका 8, फिर 2 से करेंगे 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर यहाँ 2 से करेंगे तो 21 दूना 42, फिर 3 से करेंगे तो 3 सतह 21, फिर यहाँ पर 7 से कटेगा। तो यही हमारी संख्या यहाँ लिखी जाती है गुणनखंड में। तो यहाँ 2 लिखेंगे, 2 गुणे 2, देखो 2 कितनी बार आया है? 4 बार आया है, तो 4 बार हम 2 लिखेंगे। 3 कितनी बार आया? 1 बार, और 7 1 बार आया है। तो ये इस प्रकार से हमारा गुणनखंड बनता है। अब इसी प्रकार 54 का है, तो 54 का भी इसी प्रकार हम करेंगे। तो यदि हम 54 का देखते हैं तो देखो 54 का करेंगे तो 2 2 दूना 4, 2 7 14, फिर 3 त्रिका 3 9 27, फिर 3 त्रिका 9, ठीक है ना। तो 3 बार आया है, 2 1 बार आया है, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है ना। तो इस तरह से अब यहाँ ये जब आ गया है तो जो संख्या यहाँ पर मिल रही हो, सबसे पहले यहाँ पर क्या मिली? 2 मिली। इसके बाद यहाँ से 2 नहीं मिला यहाँ पर तक, तो यहाँ 3 मिला, तो 3 को हम ले लिए। तो 2 और 3 दोनों यहाँ पर क्या आ गया? उभयनिष्ठ आ गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर 2 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा? 6। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि HCF बराबर क्या होगा? 6 होगा। तो ये था HCF निकालने का तरीका। और यहाँ पर फिर इसके बाद अब क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे अब LCM। क्या निकालेंगे? LCM। तो LCM बराबर क्या निकालना है हमें? हमने बताया था जो संख्या आपस में मिल रही है उस संख्या को भी ले लेना है, जो नहीं मिल रही है उसे भी यहाँ LCM में ले लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 लेंगे, फिर इसके बाद ये सब 2 लिख लेंगे, और इसके बाद 3 लेंगे, और इसके बाद 3 ये बचा हुआ है, यहाँ पर भी ले लेंगे 3 को, और यहाँ 7 बचा है। तो इसका आपस में गुणा करते हैं तो क्या होगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 48, ठीक है ना। तो यहाँ छोटी संख्या को सबसे लिखते हैं पहले 48, ये यहाँ तक 48 हो गया। फिर 3 त्रिका 9 और 9 सते 63, तो यहाँ पर 63 लिखेंगे। अब दो अंकों का जब गुणा हमें आता है तो आराम से कर सकते हैं। तो हमने बताया था कि पहले दूर वाली संख्या को करो और यहाँ लिखो, और बीच वाली संख्या को और किनारे वाली संख्या को यहाँ लिखो, बीच में खाली स्थान कर दो। तो देखो हम आज फिर से तुम्हें बता रहे हैं। तो 8 त्रिक 24 की 4, हासिल कितना हुआ? 2। फिर इसके बाद बाहर की संख्या को लेते हैं, तो 6 चौका 24 यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब 8 और यहाँ 6 को करेंगे तो 8 6 48, और 4 3 12, 48 12 कितना हो गया? 60। और यहाँ पर 2 हासिल बचा था तो लिखेंगे क्या? 62। 62 की क्या लिखेंगे? 2, और 2 यहाँ पर, और ये 6 आकर यहाँ जुड़ जाएगा इसका। 62 की 2 हासिल 6, 6 यहाँ पर आ गया, तो 24 6 कितना हो गया? 30। तो ये इस प्रकार से हमारा LCM निकल के बाहर होता है, ठीक है ना। तो जब यहाँ LCM आ गया तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे? अब क्या है? दिया है। अब दिया है में लिखते हैं, अब लिखेंगे दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है। दिया है में क्या लिखेंगे? दिया है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। रोका वीडियो। LCM। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या था? पहले लिखेंगे यहाँ पर बायां पक्ष। क्या लिखेंगे? बायां पक्ष। बायां पक्ष हमारा ये है, दायां पक्ष हमारा ये है। तो बायां पक्ष में क्या लिखा है? दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 336 गुणे 54 लिखा था। 336 गुणे 54। तो 336 और 54 का यदि हम गुणा करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले 54 का हमें पहाड़ा नहीं आता है, तो इसे हम थोड़ा सा
और विस्तार से कर देंगे तो 50 और प्लस 4 कर देंगे तो 54 होगा। तो अब यहाँ पर एक बार इसमें गुणा करेंगे, एक बार इसमें जोड़ देंगे तो हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 से अब कर सकते हैं, 5 छंग 30, एक जीरो पहले से है तो ये पहले वाला जीरो, फिर 5 छंग 30, 30 की जीरो हासिल 3, फिर 5 3 15 और 3 कितना हो जाता है 18, 18 की 8 फिर हासिल 1, फिर 5 3 15, 15 1 16 और बीच में क्या आ गया प्लस। तो अब 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 4 छंग 24 की 4, फिर 4 3 12 और 2 कितना हो जाता है 14, फिर 4 3 12 1 13। अब इस पे 2 जीरो के स्थान पर 2 यहाँ पर 4 लिखा जाएगा, 8 और 3 11 की 1 हासिल 1 6 और यहाँ पर एक 7, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 यहाँ पर आ जाएगा 1। तो 18,144 क्या निकल कर आया है अब यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब इसके बाद बायां पक्ष तो आ गया, इसके बाद क्या निकालेंगे दायां पक्ष। तो दायां पक्ष यहाँ पर लिखेंगे, दायां पक्ष, दायां पक्ष, तो दायां पक्ष क्या कह रहा है HCF इंटू LCM, ठीक है ना। तो HCF और LCM बराबर हम लिखेंगे क्या, इसके बराबर लिखेंगे HCF कितना आया था 6 आया था, HCF कितना आया था 6 आया था, और LCM कितना आया था, LCM आया था 3024, कितना आया था 3024 आया था। तो अब इन दोनों का क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो अब इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो 6 चौका 24 की 4 हासिल 2, फिर 6 दूना 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, फिर 14 यहाँ पर जीरो है तो जीरो के स्थान पर वही एक हासिल जो बची है आ जाएगी। तो 6 तरीक 18 यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आ गया है, तो यहाँ पर हमारा सिद्ध हो चुका है। तो यहाँ लिखेंगे अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, या फिर इसे हम इंग्लिश में करेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तीसरे नंबर के सवाल में क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो पहले नंबर की सवाल अभी तक तो 2 संख्याएं दी थी, अब इसके बाद क्या दिया है 3 संख्या दी है। तो पहले नंबर की सवाल आपको दिखाई दे रही होगी, तो 12 15 और 21 लिखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 12, 15 और 21। जिस प्रकार से 2 नंबर की संख्या 2 नंबर की सवाल में हमने संख्याओं को दर्शाया और शब्दों को दर्शाया और हिंदियों को यानी हिंदी को लिखा यहाँ पर, उसी प्रकार इसमें भी हमें लिखना होगा। उसमें 2 संख्याओं के साथ हम हिंदी लिखते थे, यहाँ पर 3 संख्याओं के साथ में हिंदी लिखेंगे, ठीक है ना। तो पहले नंबर की सवाल में चलते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे क्या 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, और इसी प्रकार यहाँ पर फिर लिखेंगे 15 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, तथा 21 के अभाज्य गुणनखंड बराबर। तो देखिए यहाँ पर अभी इसके पहले हम 2 संख्याओं को करते आए हैं, अब इसके बाद हम तीसरी संख्या में तथा लगा करके इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो 12 का गुणनखंड क्या होगा, तो 2 गुणे 3 होता है, देखो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, और 15 का क्या होता है 3 गुणे 5 होता है, और इसी प्रकार 21 का क्या होता है 3 गुणे 7 होगा। इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता है। तो 7 तरीके कई है, 3 7 21, 3 5 15, 2 दूनी 4 तिहाई 12। इस तरह से तीनों संख्याओं के क्या हो जाएंगे गुणनखंड हो जाएंगे। तो जब तीनों संख्याओं के गुणनखंड हो चुके हैं तो अब इसमें क्या हम लिखेंगे अतः, वही हिंदी रहेगी, यहाँ लिखेंगे अतः उभयनिष्ठ, क्या लिखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर, उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर। अब इन तीनों में क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, तो यहाँ पर तीनों में क्या मिला 3, इसलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा 3 लिखेंगे। अब यहाँ अब LCM क्या पूछा है, LCM बराबर, ठीक है ना। HCF तो हमारा यहाँ पर आ गया, प्राप्त हो गया। अब LCM पूछ रहा है, तो हमने बताया था इसी संख्या से हमें लेना है सबको। तो जो संख्या एक बार मिल रही है यहाँ तीनों में, तो उसी को हम एक बार में ही लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो नहीं मिल रहा है 2 गुणे 2, और गुणे तीनों में 3 मिल रहा है, तो 1 3 लिखेंगे बस, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे 5, फिर गुणे क्या लिखेंगे 7। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंजे 60 और 7 और 60 का गुणा करेंगे तो 6 7 42 और 1 जीरो बढ़ा देंगे तो 420 हो जाता है। तो
तो इस प्रकार से ये हमारा क्या बन जाता है, एलसीएम वाला भी एचसीएफ वाला भी क्या बना, आंसर बना। तो यहाँ पर ये आंसर और ये आंसर होता है। तो ये थी पहले नंबर की सवाल। इसी प्रकार दूसरे नंबर की सवाल है, तो दूसरे नंबर की सवाल को देखते हैं। 2 नंबर की सवाल में क्या कह रहा है, 2 नंबर की सवाल में कह रहा है 17, 23 और 29। 2 नंबर की सवाल में 17, 23 और 29। तो यहाँ पर लिखेंगे 17 के अभाज्य, ध्यान से देखना इस सवाल को, गुणनखंड ध्यान से समझना, नहीं तो ये सवाल छोटी तो है लेकिन समझ में हो सकता है कि बहुत कम आए। तो यहाँ पर 17 के अभाज्य गुणनखंड, फिर लिखेंगे 23 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, फिर लिखेंगे तथा 29 के अभाज्य गुणनखंड खंड बराबर, ठीक है ना। तो देखो 17 के कोई खंड तो होंगे नहीं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 1 गुणे 17, ठीक है ना, लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 23 का भी कोई खंड नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर स्वयं का खंड क्या होगा, 1, तो 23 और 1 का हो जाएगा। उसी प्रकार 29 का कोई खंड नहीं है, तो यहाँ पर 1 गुणे क्या हो जाएगा, 29। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ निकल करके क्या बाहर आता है, अतः उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर, यहाँ पर देखो 1 1 सभी में मिल रहा है, तो उभयनिष्ठ क्या हमारा बनेगा, 1 बनेगा। अब यहाँ पर HCF बराबर क्या लिखा जाएगा, फिर यहाँ पर लिखेंगे चूंकि HCF बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर ऐसी संख्या में कोई का गुणक यहाँ पर ना हो, कोई का खंड ना हो, तो हम उस पे क्या ले लेते हैं, 1 को ले लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर HCF मान लेते हैं, और HCF हमारा स्वयं की संख्या ही बन जाती है 1, ठीक है ना। तो ये था HCF। अब इसके बाद क्या आया, अब यहाँ पर लिखेंगे अब LCM बराबर क्या होगा, जो संख्या मिल रही है उस संख्या को हम यहाँ एक बार लेंगे, जैसे कि 1, और इसके बाद जो संख्या नहीं मिल रही है उस संख्या को यहाँ पर भी हम लिखेंगे, ये संख्या। अब आपस में 17 और 23 और 29 का गुणा करते हैं। जब 17 और 23 29 का गुणा करेंगे तब यहाँ हमारा क्या बनेगा, देखो 17 का नाम 17, फिर 17 त्रिक 51 की 1 हासिल 5 हो जाएगा, फिर 17 दूनी 34 और 5 कितना हो जाएगा, 39, और गुणे फिर कितना होगा, 29। जब यहाँ 29 और 91 का गुणा करेंगे, देखो ऐसे ही 91 का और 29 का गुणा करेंगे, तो देखो क्या होता है, 9 का नाम 9, ठीक है ना, और 9 9 81 की 1 हासिल 8, फिर 9 त्रिक 27, और 27 और 8 को जब जोड़ते हैं तो कितना होता है, 35, और फिर 2 का नाम 2, 2 का नाम 2, 2 9 18 की 8, फिर 2 3 6 1 7। अब यहाँ जोड़ देते हैं तो क्या होगा, 9 और यहाँ 3 और यहाँ 8 5 13 की 3 हासिल 1, फिर 7 3 10 1 11। तो यहाँ पर निकल करके कितना आया, 11,339। तो 11,339, तो इसे हम आंसर लेंगे और इसे आंसर मानेंगे, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से ये दोनों हमारा क्या बना, आंसर बना। तो ये नंबर 2 की सवाल थी। 3 नंबर की सवाल को देखते हैं। 3 नंबर की सवाल क्या है, 8, 9 और 25। तो इसमें भी हम हिंदी वही लिखेंगे जैसे कि इसके पहले लिखते आए हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, 8 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, देखो 8 के गुणनखंड लिख सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। फिर 9 के अभाज्य गुणनखंड, 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुणे 3। अब इसी तरह तथा 25 के अभाज्य गुणनखंड, 25 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा, 5 गुणे 5 होगा। तो यहाँ पर कोई संख्या मिल रही है, नहीं मिल रही है। जब ऐसी स्थिति में जब कोई संख्या ना मिले तो वहां पर तुम्हें तुरंत क्या लेना चाहिए, 1 को लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, 1 को लेना चाहिए। 1 का कोई यहाँ पर महत्व भी नहीं है, देखा जाए तो बहुत बड़ा महत्व है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः उभयनिष्ठ गुणनखंड
बराबर क्या होगा, 1 होगा। जो संख्या यहाँ मिलती हो वही संख्या को लेना है। इन सब में कोई संख्या तो मिल नहीं रही है, इसलिए यहाँ पर हमें 1 को लेकर चलना है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि HCF बराबर क्या निकल कर आया, 1। तो ये पहला आंसर निकल कर आया। और अब LCM की बात कर रहा है, तो LCM बराबर क्या लिखेंगे, जो संख्या यहाँ मिलती हो वो भी लेंगे, जो संख्या ना मिलती हो वो भी यहाँ पर रखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ 2 लिखेंगे, तो 2 के जगह पर हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 8, ध्यान से देखना। और 3 के जगह पे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 9। उसी तरह यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं, 25, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 9 8 कितना हो जाता है, 72, या 8 9 72, 72 और 25 का हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 दूना क्या होता है, 50, हासिल 5 हो जाएगा। और 25 सत्ते कितना होता है, 175, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 175 में यदि हम 5 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 180 हो जाता है। तो ये हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, LCM आ जाएगा। तो HCF हमारा 1 हो गया और LCM बराबर क्या हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। ये तो थी तीसरे नंबर की सवाल। चौथे नंबर की सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है उसमें। चौथे नंबर की सवाल है। चौथे नंबर की सवाल में कह रहा है कि HCF कोष्टक में 306 और कॉमा 657 कोष्टक बंद बराबर 9 दिया है। इन दो इससे के बराबर 9 दे चुका है, ध्यान से समझना कि HCF के बराबर दे चुका है 9, और कह रहा है कि LCM बराबर 306 कॉमा और 657 ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया है उसे हम लिखेंगे, क्या दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है HCF बराबर क्या दिया है, HCF यानी कि यहाँ पर कोष्टक में 306 कॉमा 657 बराबर कितना दिया है, 9, तथा संख्याएं बराबर कितना दिया है, 306 और 657, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लिखेंगे, संख्याएं बराबर दिया है। तो इस तरह से आगे जब चलेंगे तो दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों संख्याओं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, 306 गुणे 657। तो यहाँ पर सूत्र हमारा होता है, अतः यहाँ लिखेंगे, अतः पूछा क्या है, LCM पूछा है। तो LCM जो पूछा है तो हम LCM यहाँ लिखेंगे, LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे LCM HCF, ठीक है ना। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF ब्रैकेट में जो दिया है उसे हम लिखेंगे, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर चलते हैं, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर इसको या तो गुणा करके लिख लें, या फिर इस संख्या को हम क्या करेंगे, पूरे ऐसे ही लिख लेंगे, क्योंकि काटना हाई है। और बटे इसके बराबर, पूरे के बराबर क्या दिया गया है, 9 दिया है पहले से ही। तो इस पूरे के बराबर क्या दिया है, 9, तो यहाँ 9 लिखेंगे। अब यहाँ 9 से भाग करते हैं तो 9 3 27, 3 बचा 36 हुआ, 9 चौक 36। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 34 आया, 34 और इसका आपस में जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा होगा कितना, देखते हैं। यहाँ पर 30 का खंड कर रहे हैं, 30 + 4 करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा कर सकते हैं। तो इसका जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखो एक बार इससे गुणा होगा, एक बार इससे गुणा होगा। तो 3 से गुणा करेंगे, एक 0 को बढ़ा लेंगे, तो 3 सते 21 की, 1 हासिल 2, 3 बचे 15, 2 17 हासिल 1, 3 छंग 18 और 1 जोड़ देंगे तो 19 और प्लस लगा देंगे, और 4 से अब इसमें गुणा करेंगे तो 4 सते 28 की, 8 हासिल 2, फिर 4 पंजे 20, 2 22 की, 2 हासिल 2, फिर 4 छंग 24 और 2 कितना हो जाता है, 26। तो जब इसके आगे जब जोड़ते हैं तो देखो 8 और 0 को जोड़े तो 8 प्राप्त हुआ, 7 यहाँ पर 3 और 1 और 2 को जोड़े तो 3 प्राप्त हुआ, और 7 और 6 को जोड़े तो 7 6 13 की 3 हासिल 1, फिर 9 और यहाँ पर 2 को जोड़े तो 11, 11 में अगर 1 जोड़ देंगे तो 12 हासिल 1, फिर 1 बचा, 1 में अगर हम 1 को जोड़ देते हैं तो 2 हुआ, 22,000। इस प्रकार से 22,338 ये इस प्रकार से क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो ये थी 4 नंबर की सवाल में कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के घाते n अंक 0 पर समाप्त
हो सकती है, तो यह संख्या समाप्त नहीं हो सकती है, यहाँ पर संभव नहीं है कि यहाँ पर हम समाप्त कर सकें, ठीक है ना। इसमें हिंदी जो लिखाएंगे वही हिंदी लिख लेना है, इसका कोई सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसमें आंसर आएगा नहीं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि हिंदी हम बोल दे रहे हैं, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं तो कहो तो लिख देते हैं। अच्छा लिख दे रहे हैं, तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि 6 के अभाज्य जो गुणनखंड है, 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 3 है, ठीक है ना, 3 है। 6 पर घाते n, ऐसे जैसे हम लिखे ऐसे ही लिखना है, 6 पर घाते n, ठीक है ना, बराबर 2 गुणे 3, और घाते यहाँ पर हम n लिख सकते हैं। घात क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि होता है कि 6n के अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है, नहीं आता है, ऐसे नहीं आता है, 5 नहीं आता है। और जब 5 आ जाएगा तभी हमारा शून्य पर समाप्त होता है। जब अगर 5 नहीं आएगा तो शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो हिंदी आराम से लिखते चलना और धीरे धीरे लिखते चलना, जो भी गलत होगा यहाँ पर बना के लिखना, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 6n पर 5 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड है। यह अभाज्य गुणनखंड है, संभव नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से लिखेंगे कि संभव नहीं है। फिर आगे क्यों नहीं संभव है, आगे चलेंगे। क्योंकि इसके गुणनखंड में केवल 2 ही संख्या हैं। जैसे कि इनके केवल लिखेंगे, इनके गुणनखंड में केवल 2 ही संख्या, जैसे कि 2 व 3 के घात होंगे। क्या होंगे, 2 व 3 के घात होंगे, ठीक है ना, घात होंगे, पूर्ण विराम। अतः कोई भी संख्या n ऐसी नहीं है, नहीं तो कि 6n में 0 पर समाप्त हो। इस प्रकार से ये हिंदी का पूर्ण रूप से 6 नंबर के सवाल में कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और कोष्टक में 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कोष्टक बंद प्लस 5 संख्याएं क्यों है, तो भाज्य संख्याएं क्यों है, तो इसके बारे में जानना है। तो भाज्य संख्याएं क्यों है, जब हल करेंगे इसके आगे देखते हैं क्या लिखा है। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, इस तरह से लिखा हुआ है।
तो ये क्या पहले नंबर में जो इसमें दो प्रकार के सवाल है, एक और करके लगा के रखा है, तो इसमें जो कह रहा है इसको हम पहले हल करते हैं। तो जब इसको हम हल करेंगे तो सबसे पहले यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, 13 कॉमन है, तो 13 को कॉमन लेंगे तो कोष्टक में क्या बचेगा, 7 गुणे 11 और यहाँ पर गुणे 1 और प्लस यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, इस तरह से, ठीक है ना। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो 13 और यहाँ पर 77, 91 77 फिर प्लस 1 हो जाता है। तो इसे आगे जब हल करेंगे, यहाँ से चलते हैं, तो 13 गुणे क्या हो जाएगा, 77 1 78 हो जाएगा, कितना होगा 78 होगा। तो 13 8 104 की हाँ 4 हो जाएगा, हासिल 10 होगा, और 13 सते 91, 91 में यदि हम 10 जोड़ देते हैं तो कितना बचता है, 101 हो जाता है। तो जो यहाँ क्या है, जो कि एक भाज्य संख्या है, यहाँ लिखेंगे जो कि एक भाज्य संख्या है। तो ये थी क्या पहले नंबर की सवाल। इसी में दो प्रकार से पूछा है। तो ये आगे जो 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 दिया है, और इसके बाद यहाँ से लिखते हैं, और अब इसी में आगे जब बढ़ेंगे तब आगे हमारी क्या मिलेगी, 7 गुणे 6 और गुणे इसके आगे 5 गुणे 4 और गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ब्रैकेट बंद कर देंगे, और प्लस यहाँ क्या लिख दिया है, 5 लिखा है। तो जैसे इसमें अभी हमने किया, क्या दे रहे हैं, तब अब यहाँ कॉमन होगा, इस जगह और इस जगह कॉमन हो जाएगा, तो क्या कॉमन होगा, 5। तो लिखा क्या जाएगा, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 और गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 1, इस तरह से, ठीक है ना। फिर इसके आगे जब चलेंगे तो क्या होगा, 5, और कोष्टक में देखिए यहाँ पर गुणा सभी का गुणा करेंगे, तो 2 1 2 2 3 6 6 चौका 24, या फिर 6 छंग 36 कर देते हैं, 7 चौका 28, ठीक है ना। इस तरह से भी कर सकते हैं, देखो 2 3 6 6 चौका 24 और 7 और 7 छंग 42 और 24, इस तरह से सॉरी प्लस यहाँ पर 1 भी रहेगा, अभी जुड़ेगा। तो इसका और इसका जब गुणा करते हैं तो 5 लिखा जाएगा, और 42 गुणे 24 और प्लस 1, तो इसके आगे जब चलेंगे तो 42 और 24 का गुणा हुआ, 24 गुना कितना होता है, 48। तो 48 के क्या हो जाएगा, 8, ये प्लस 1 लिखा रहेगा, 48 के 8 हासिल 4, फिर 24 चौका 96 होता है। तो यहाँ पर देखो 24 चौका 96, तो 96 में यदि हम 4 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। जब 100 हो जाएगा तो इसमें एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1009 हो जाएगा। तो जब 1009 हो जाएगा तो 1009 में 5 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 5 9 45 हो जाएगा, और एक 0 है तो 5 1 9 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5045 हो गया। वही हिंदी यहाँ पर भी लिखा है, वही हिंदी यहाँ पर भी लिखेंगे, जो कि एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से ये हमारा दोनों आंसर बनता है, ये और ठीक है ना। तो ये थी क्या 6 नंबर के सवाल। 7 नंबर के सवाल में देखते हैं। 7 नंबर के सवाल में क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। चारों ओर क्या है, वृत्ताकार एक पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिका को 18 मिनट लगते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले कह रहा है कि सोनिका को एक चक्कर लगाने में लगा कितना समय, 18 मिनट। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, सोनिया को मैदान का एक चक्कर पूरा करने में लगा समय बराबर कितना, 18 मिनट। इतनी सवाल जो कह रहा है इतना इसे लिखते ही चलेंगे, 18 मिनट। फिर इसके बाद कह रहा है कि जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लग रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, और रवि को उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में
लगा समय बराबर 12 मिनट। कितना कहा? 12 मिनट। तो यहाँ पर कह रहा कि 12 मिनट लगते हैं और 18 मिनट लगते हैं। फिर आगे चलते हैं तो कह रहा है कि मान लीजिए कि ये दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। चलना जब प्रारंभ करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? चूंकि वे एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि वे समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। और क्या कह रहा है कि इस समय पर तथा एक ही दिशा में वो चलते हैं। क्या करते हैं? तथा वे एक ही दिशा में चलते हैं। एक ही दिशा में चलते हैं। तो इस प्रकार से इसे हिंदी लिखते चलना है। एक ही दिशा में चलते हैं, इसलिए सर्वप्रथम दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालते हैं। ठीक है ना? एलसीएम निकालते हैं। तो जब यहाँ पर निकालेंगे तो लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 18 के अभाज्य गुणनखंड। 18 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, इसी तरह 12 के अभाज्य गुणनखंड। तो 18 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणे 3 गुणे 3। देखो 2 3 6 6 3 18। तो 12 के क्या होंगे? 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 3 12। तो जब इन दोनों का क्या होगा? गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड निकालने के बाद आता है इसका एलसीएम सिर्फ निकालना है। तो सिर्फ हमको क्या निकालना है? एलसीएम। एचसीएफ तो निकालना नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे अब एलसीएम बराबर, देखो एलसीएम जो संख्या एक बार आई है उसको एक साथ में एक बार लिखेंगे। अब इसके बाद 2, फिर इसके बाद ये दोनों आई है और एक संख्या बच रही है, इसको लिखेंगे। तो देखो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36। हाँ, प्रश्न में जो कह रहा वही करेंगे। प्रश्न में जो कह रहा है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अतः 36 मिनट बाद सोनिया तथा रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये मिलेंगे, इस प्रकार से क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये थी 7 नंबर की सवाल। 7 नंबर की सवाल आपकी समाप्त होती है। इसके बाद अगला नंबर आएगा, अगला अभ्यास आ जाएगा। तो अगला अभ्यास क्या है उसमें हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे यही कहेंगे कि क्लास को छोड़ना मत। डेली क्लास को देखते रहना और लेते रहना क्लास को, और अपना एक फेयर बना लो। उस फेयर में अपनी सवाल को उतारते चलना, और इस प्रकार से एक एक हिंदी, एक एक पॉइंट को इस तरह से हम लिखते चलेंगे ताकि आपको आगे भविष्य में कोई समस्या ना हो, दिक्कत ना हो एक एक हिंदी के बारे में। ठीक है ना?